वेलकम बैक वंस अगेन जी। शहर इक़्तिदार से एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। नहीं मनीफ साहब, ब्रेक से पहले बात कर रहे थे सर इस खत के हवाले से और आप कुछ डिटेल में बात कर रहे थे लेकिन वो रह गई थी सर, उसको कंटिन्यू कीजिएगा। बस इसको मैं शॉर्टली ये बताना चाहूँगा कि मैंने ख़त तो नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे सोर्सेज ने बताया है कि ख़त का वजूद है, बिल्कुल है। अच्छा। ये रूटीन का ख़त है, दो मुल्कों के दरमियान एक होने वाली, इस ख़त को आप सफारती ख़त कह सकते हैं। ये ख़त बिल्कुल इसका वजूद है, इसमें कोई मेरे सोर्सेज के मुताबिक वो अबहाम नहीं है, मगर ये कोई ऐसा ख़त नहीं है। और 25 फरवरी को लिखा जाने वाला ख़त 27 मार्च को मंजर आम पर लाना, ये भी एक सवाल है। ये चूँकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, मैं इसलिए इस पर इससे ज़्यादा बात करना भी नहीं चाहूँगा। इस खत को फौरी तौर पर मंजर आम पर लाना चाहिए था, इसको पार्लियामान में लाना चाहिए था, इसको पार्लियामान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में लाना चाहिए था। मैं समझता हूं कि ये बड़ी एक अजीब सी लापरवाही बरती गई है हुकूमत की तरफ से। अगर इसमें कुछ इस तरह की तहरीर मौजूद है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक है और बाहर बैठा हुआ अगर कोई पाकिस्तानी सियासतदान इसमें शामिल है, तो इस मामले को फौरी तौर पर जो है, और मैं समझता हूं कि एपीसी बुलानी चाहिए थी, इस पे आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला के उसमें इस खत को डिस्कस करना चाहिए था। ये जलसे में लहराने वाला इशू नहीं था। मैं समझता हूं इसमें भी ताखीर की है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने। जी, आपकी बात पे खालिद साहब पहलू बदल रहे हैं, जरा मुझे उनका जुमला भी लेने दीजिए। मैं सिर्फ बात ये कर रहा हूँ कि एक मामले की उन्होंने कैटेगरिकल तरदीद की है और उन्होंने कहा जी कि ये खत जो है, जो एंकर्स और सीनियर एंकर्स जो दिखा रहे हैं उनमें किसी के पास ये ख़त नहीं है। अब मुमकिन है कि जो ख़त इस वक्त सर्कुलेट कर रहा हो वो डिफरेंट हो और इनके पास कोई और संगीन नौइयत का ऐसा मामला हो, लेकिन बात यह है कि आप किसी का नाम लेके उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हाँ। उससे आप सियासी गेनिंग कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं और इसके बाद जो है वो आप उसको फिर सीगा राज में रखने की कोशिश करते हैं, तो लोग आपकी इस बात को ज़रा हजम करने में उनको बड़ा तामुल होगा। इस वक्त आप ये इससे हो सकता है कि थोड़ा सियासी फ़ायदा आपके ज़हन में हो, लेकिन लोग इसको तस्लीम नहीं करेंगे। ठीक है सर, अब जरा परवेज इलाही साहब के हवाले से, मुस्लिम ख़ाफ के हवाले से बात कर लेते हैं। कल से लेकर अब तक बहुत मुख्तलिफ किस्म के स्टेटमेंट सामने आते रहे। बहुत सारे लोग कहते रहे कि जी उनके अपने अंदर ही फिर डिस्प्यूट पैदा हो गया है, मोहनिस इलाही की वजह से वो वहाँ चले गए हैं, उस साइड पर चले गए हैं। फिर उसके बाद आज चौधरी शुजात साहब की तरफ से भी एक क्लैरिफिकेशन का एक उनका स्टेटमेंट सामने आ गया कि जी ऐसा कुछ भी नहीं है सर। लेकिन ये हुआ क्यों? अब नदीम मलिक साहब के साथ जो इंटरव्यू हुआ था उसमें तो उन्होंने कह दिया था कि 6 महीने पहले से ही मामलात इनके खराब हो चुके हैं, कुछ इस तरह की वो बातें कर रहे थे कि लग रहा था कि उनका टिल्ट तो किसी सूरत भी अब हुकूमत की तरफ नहीं होने जा रहा। लेकिन फिर उन्होंने ना ऑपोजिशन की ऑफर को रिजेक्ट किया और हुकूमत की ऑफर को कबूल कर लिया, गो कि अभी तक गुजार साहब का नोटिफिकेशन भी नहीं निकला है। वैसे आपस की बात ये है कि लाइटर मोड में ये नैपी तब्दील करने वाला मामला शायद मतलब है कि उनके साथ भी हो रहा है और कोई इस किस्म की कोई उनको तसल्ली दी जा रही है। लेकिन जिस चीज़ की तरफ आपने निशानदेही की कि अनलेस वो सीट खाली होने का डिक्लेरेशन हो, उससे पहले तक कोई भी चीज़ जो है, चाहे वो आदमी एतमाद की तरफ जाएं या कुछ भी करें, लेकिन उतनी देर तक परवेज़ इलाही साहब के लिए तसल्ली की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं तो इसके बाद बाकी जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, मैं ही समझता हूँ कि जब ये चीज़ें आ रही थी कि जी फैमिली के अंदर रिफ्ट पैदा हो गया, ये हो गया, तो मैंने चूँकि एक तवील मुद्दत इनके वालिद साहब के साथ भी तो बहुत करीब रहने का मुझे इत्तफाक हुआ है, ऑलमोस्ट 49 ईयर्स, तो मैं नहीं समझता कि ये इतना डीपली कोई इस किस्म की चीज़ें, इन्होंने तो वो भी संभाल गए हैं जो इनके साथ बहुत शदीद इख्तलाफ। परवेज़ इलाही साहब के सौतेले भाई जो है चौधरी तजम्मुल हुसैन, उनके बच्चों के साथ इनके खासे इख्तलाफात हो गए। इसके बावजूद ये तो उसको भी कोई बहुत बाहर नहीं आने देते। तो ये तो इनकी तो सियासत ही एक दूसरे से जुड़ी हुई है और ये लेके चल रहे हैं। और देखें, अगर उनके अंदर भी इख्तलाफ पैदा हो गए, वो तो है कितने, जो प्रेस रिलीज आती है कि जी मुस्लिम लीग काफ का इजलास हुआ, उसमें फलाना हुसैन, फलाना इलाही, फलाना हुसैन, फलाना इलाही और तारिक बशीर चीमा, या कभी जो है वो कामिल अली आगा साहब का नाम बढ़ा दिया जाता है। तो ये तो सारे मेरा ख्याल है इतने हैं नहीं कि इन अपने में इख्तलाफात पैदा करके इस चीज़ को सारे लेके चले।
तौफीक भट्ट साहब, बार्गेनिंग हुकूमत की तरफ से ज्यादा अच्छी हो गई सर, लेकिन कुछ इस तरह की बातें भी हो रही हैं कि शायद ये वजह एक तो ट्रस्ट डेफिसिट जो कि मुस्लिम लीग नून के साथ मुस्लिम लीग काफ का है, उसमें जरदारी साहब का किरदार, सालिसी का किरदार और उनका एक गारंटियर का किरदार, लेकिन उसके बावजूद भी मरियम नवाज साहिबा क्या वजह बनी है, उनके बारे में बात की जा रही थी। वो जो मुद्दत के हवाले से बात हो रही थी, पहले 2 महीना फिर 6 महीना, काफ लीग की तरफ से मुकम्मल 1.5 साल की बात हो रही थी। तो ये मरियम नवाज साहिबा वजह बनी है कि फिर ऑपोजिशन की साइड पर आने के बजाय अपना हिस्सा जो है वो हुकूमत के पलड़े में डाल दिया काफ लीग ने? देखिए, ये जो हुकूमत बचाने वाले हैं, यानी हमारे जो हुक्मरान हैं, और ये जो हुकूमत गिराने वाले हैं, यानी हमारी जो ओपोजिशन है, आप जरा अंदाजा लगाइए कि इस के बारे में वो जो फरमाया साहब ने घिरी तवायफ तमाशबीनों में, ये बिल्कुल उसी तरह की एक सूरत हाल है। कोई नजरिया आपको नजर आता हो कि जिस पर ये लोग कायम हो, कोई इनकी सोच हो जिसपे आप पूरे यकीन से कह सकें कि जी ये मुल्क की किसी बेहतरी और भलाई के नाम पे एक फरीक हुकूमत गिराना चाहता है और एक फरीक जो है वो हुकूमत बनाना चाहता है। ये क्या मफादात का खेल है कि एक अपने मफादात के लिए इक़्तिदार में आने के लिए दूसरी को हुकूमत जो है उसको गिराना चाहता है, और दूसरा अपनी हुकूमत बचाने के लिए हर वो जो एक सियासत बदअखलाकी है उसका जो है मुजाहरा किया जा रहा है। अच्छा, बाकी जो ओपोजिशन के सियासतदान हैं उनको तो चले छोड़ें, उनकी तो रवायत ही ऐसी है, उनकी तारीख ऐसी है कि वो सियासत में बदअखलाकियों को उन्होंने फरोग दिया है। ये मैं अपने खान साहब से पूछता हूँ, ये पीटीआई वालों से पूछता हूँ कि ये जो तब्दीली का नारा लगा के आए थे कि हम तब्दील करेंगे, हम पाकिस्तान की सियासत को तब्दील करेंगे, हम पाकिस्तान में इदारों में मुस्बत तब्दीलियां लेके आएंगे, इनको क्या हो भी उसी रास्ते पर चल निकले हैं, पे खराब रास्ते पे और उसी बुराइयों और खराबियों के रास्ते पे चल निकले हैं जिन रास्तों पे हमारी ओपोजिशन जो है वो कई साल चलती। ये सारे मफादात के खेल हैं। ओपोजिशन जो है वो भी वही खेल खेल रही है। तौफीक भट्ट साहब, मेरे जहन में ना सर, मेरे जहन में एक परवेज इलाही साहब की एक गुफ्तगू बार बार आ रही थी कि वो जो पीटीआई के अंदर के लोग हैं उनके मामलात को देखने के बाद डिसाइड करेंगे। अब पीटीआई के अपने जो लोग हैं, कल मलिक साहब के प्रोग्राम में भी जो शख्सियत बैठे हुए थे उन्होंने भी एक सिप्ते गालिबन उनका नाम था, उन्होंने कहा कि बासित बुखारी साहब, वो भी कह रहे हैं 2 दर्जन से ज्यादा लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अभी तक ऑन पेपर नहीं मनीफ साहब कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है जिसके लिए खालिद साहब भी कह रहे हैं कि अभी उनको घबराने की जरूरत है जब तक कि ऑन पेपर कोई चीज नहीं आ जाती। तो क्या कोई ऐसे रीजन बन सकता है, क्या कोई ऐसा मामला बन सकता है कि हम काफ लीग को एक बार फिर देखें कि वो अपोजिशन के पलड़े की तरफ आ रही है? इज इट पॉसिबल? किरण, देखिए ये मामला इतना सादा नहीं है। ये जो है एक रात कबल जो है चौधरी परवेज इलाही साहब ने, मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, चौधरी परवेज इलाही साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब और ओपोजिशन रहनुमाओं को मिठाई के टोकरे भिजवाए हैं, उनसे मुबारकबादें वसूल की हैं कि वो ओपोजिशन के मुतफिका जो है उम्मीदवार बराए वजीर आला पंजाब बन चुके हैं, उन्हें नामजद कर लिया गया है। फिर अचानक से क्या हो गया, हमें तो ये बताया जा रहा है और हमें ये समझाया जा रहा है कि बिल्कुल उस एक्सचेंज से अपनी तवज्जो हटाए रखें जहां से कभी कभी कोई फोन आते जाते थे। वो एक्सचेंज बंद है, वहां से फोन नहीं आ रहे, ना कोई कहीं जा रहे हैं। उसके बावजूद अचानक से ऐसा क्या हुआ कि चौधरी शुजात हुसैन साहब का जो पहला बयान आया जब बनी गाला पहुंचे चौधरी परवेज इलाही साहब, तो उनका यह कहना था कि वो सिर्फ मुलाकात करने के लिए गए हैं, वो सिर्फ वजीर आजम साहब की बात सुनने के लिए गए हैं। मगर वो तो जब बनी गाला से तकरीबन 35 मिनट की मुलाकात के बाद निकले तो वो वजीर आला के उम्मीदवार बन के निकले पीटीआई हुकूमती जमात की तरफ से। तो जिसपे तारिक बशीर चीमा साहब का रिएक्शन आया, देखिए अगर ये नूरा कुश्ती नहीं है,
अगर ये नूरा कुश्ती काफ लीग के अंदर नहीं है, ये वाकई तारिक बशीर चीमा साहब जो बात ऑन द रिकॉर्ड अभी नहीं कर रहे, जो सूबा जनूबी पंजाब के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पिछले 2 रोज में शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ उनकी तलख कलामी भी हो चुकी है उस इशू पे। वो एक सूबा नहीं, वो 2 सूबे चाहते हैं। मैं आपको बताता हूं, वो सूबा बहावलपुर की बात करते हैं, वो सूबा जनूबी पंजाब की बात नहीं करते। ये इनके दरमियान जो है एक जो है ना वो तलखी चल रही है बड़े अरसे से। और मैं एक बात बता दूं किरण साहिबा, ये मामला अब इत्तेहादियों से निकल चुका है, इत्तेहादियों से निकल के ये मामला बागियों में चला गया है। अब फैसला हुकूमत को बचाने का या हुकूमत को गिराने का बागी करेंगे, ये आप बात लिख के रख लें, ये नोट कर लें। अब मामला बागियों में है, इत्तेहादियों से ये मामला निकल चुका है। एमकेएम भी अगर हुकूमत के साथ आ जाती है तो आप यकीन करिए कि बड़ी इंपॉर्टेंट इसको हम मजीद आगे बढ़ाते हैं। एमक्यूएम का रोल अब इंपॉर्टेंट हो गया। और फिर एक सवाल ये भी फिर बनता है कि परवेज इलाही साहब ने अचानक से अपनी सिचुएशन को, अपने किरदार को मुतनाज़े क्यों बना लिया, इस पर भी हमने बात कर दी है। लेकिन सिचुएशन कुछ इंतहाई कभी संजीदा हो जाती है, कभी बहुत हंसी मजाक वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। अनवर मकसूद साहब पाकिस्तान के मारूफ फनकार हैं, जबरदस्त गुफ्तगू करते हैं, तो उन्होंने एमक्यूएम के किरदार पर कुछ मजे की गुफ्तगू की है। वो जरा गुफ्तगू सुने, फिर जो हमारे पैनलिस्ट साथ मौजूद हैं वो संजीदा गुफ्तगू करेंगे उनके किरदार पर। जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दी लेजेंडरी वन एंड ओनली अनवर मकसूद साहब के साथ, और इनसे कुछ बात कर लेते हैं इस वक्त जो मुल्क में सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से। मैं परेशान था परसों तक कि फैसला क्या होगा। कल एक ठंडी हवा का झोंका है और मुझे लग रहा है कि हालात ठीक रहेंगे। अब एमक्यूएम के ऊपर है कि एमक्यूएम किसका साथ देती है, और एमक्यूएम की सबसे अच्छी बात यह है कि वो किसी का भी साथ दे सकती है। बस फिर हालात उसके बाद ही ठीक होंगे। गुजदार साहब का इस्तीफ़ा फाइनली हो ही गया, परवेज इलाही साहब वज़ीर आला के लिए नॉमिनेट हो रहे हैं। वो देखिए, वो ये अगर पहले हो जाता तो यहाँ तक बात पहुँचती नहीं, क्योंकि इसमें उनका क्या कसूर, वो तो काम ही कर रहे थे और किसी के कहने पे कर रहे थे, और आखिर वक्त तक मुस्कुरा रहे थे। और मगर जो कुछ हुआ हो गया। कल तक का वक्त है इस मुल्क के पास कि क्या होता है। इतना अंदाज़ा नहीं है इमरान को कि सियासत में क्या कुछ हो सकता है। कह रहे हैं कि 10 निकले हैं, शायद वापस आ जाएं। आखिरी सवाल है सर, आवाम के लिए खुशखबरी है आने वाले दिनों में, कुछ नज़र आता है? आवाम के लिए खुशखबरी ये है कि गर्मी और बढ़ेगी। मेरे साथ अनवर मकसूद साहब मौजूद थे और बड़ा मुनफरिद हमेशा की तरह उन्होंने सियासी सूरत हाल पर तज्ज़िया किया और कहते हैं कि आवाम के लिए आने वाले दिनों में खुशखबरी भी है। जी, गुफ्तगू करते हैं आवाम के क्या इस वक्त सेंटिमेंट्स हैं, उसी हवाले से उसी को थोड़ा सा नरेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया साद साबरी आपका। शहबाज गिल साहब इस वक्त इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी जरा थोड़ी सी गुफ्तगू सुन लेते हैं, फिर वापस आते हैं, बात करते हैं। वो आज भी ये क्लेम करती हैं और बैठी हुई हैं हमजा शहबाज के नाम पे। वो आज भी ये क्लेम करती हैं कि साबका चीफ जस्टिस के चैम्बर के अंदर ये वादा हुआ था, ये उन्होंने मुझे खुद बताया, ये वादा हुआ था कि हमजा शहबाज उन्हें एक्सेप्ट करेंगे अपनी बीवी के तौर पर और वो ये केस वापस ले लें। वो आज भी उसी शख्स के नाम पे बैठी हुई हैं। लेकिन इसी नवाज शरीफ साहब ने, इसी मरियम सफदर साहबा ने, इसी शहबाज शरीफ साहब ने अपने घर की बहू को थाने में मार पड़वाई, की जवान बेटी के साथ बदतमीजी करवाई। तो ये औरतों के साथ इस तर्ज अमल के साथ तर्ज अमल करना, ये वाली हरकतें करना, ये इनका ख़ानदानी वतीरा है, ये नई बात नहीं है। अभी मरियम सफदर जो हैं उनके पास क्योंकि 3-3.5 साल में और कुछ नहीं उन्हें मिला, इनकी हुकूमतों में तो हर महीने के बाद स्कैंडल आ जाता था, कुछ नहीं मिला, तो ये बार बार हट कर फर्स्ट लेडी के ऊपर बदतमीजी, मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात, मुख्तलिफ किस्म की बकवासियात करने में मसरूफ़ हैं। उसके साथ साथ उनकी एक दोस्त हैं जिनका नाम फरा बीबी है। अब डायरेक्टली फर्स्ट लेडी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने को, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है, तो उनके थ्रू इल्ज़ाम लगाया जाता है। फरा बीबी जो हैं
वो ना कोई पॉलिटिकल पोजीशन हो। हमारी लीडरशिप ने उस तरह से आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। ना उनके शौहर कोई सरकारी ओहदा हमारे पास होल्ड करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके ऊपर बार बार हमला आवर इसलिए हुआ जाता है कि बरास्ता उनके फर्स्ट लेडी के ऊपर, और फर्स्ट लेडी पे इसलिए कि किसी न किसी तरह से इमरान खान पर हमला आवर होना है। ये सियासी वतीरा नहीं है। हम सियासत करने के लिए आपके सामने बैठे हैं, सियासी लोग हैं, सियासी ओहदों पे लोग बैठे हुए हैं। मेरे साथ मेरी कुलीग बैठी हुई हैं, मुसरत चीमा साहबा सियासत करती हैं, सियासी ओहदे पे हैं, बहुत ही एक्टिवली भरपूर सियासत करती हैं। आप इनके साथ सियासी मुकाबला कीजिए आके। ख़वातीन नहीं करना है, आपकी पार्टी में भी ख़वातीन है, सियासी मुकाबला करें। ये निजी गुफ्तगू करना, ज़ातियात पर हमले करना, इसकी बात की कोई बिल्कुल समझ नहीं आती कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर तो आपके पास कोई ऐसी चीज़ है कि फरा बीबी ने कोई ठेका लिया है सरकार से, उन्होंने कोई ओहदा लिया है, उस ओहदे का उन्होंने कोई फ़ायदा उठाया है, तो ज़रूर शेयर करें लोगों से। जब ये नहीं किया तो एक ऐसी खातून जो सियासत में नहीं है, सिर्फ इसलिए कि उनका रिलेशनशिप फर्स्ट लेडी के साथ है और आपने टारगेट फर्स्ट लेडी को करना है, तो आपको ये ख्याल करना चाहिए कि फर्स्ट लेडी जो है वो उतनी ही काबिल इज़्ज़त हैं जिस तरीके से आपकी वालदा माजिदा काबिल इज़्ज़त थी। तो आपको अपने सियासी मुखालफत में कोई हक नहीं पहुंचता। मसलन शहबाज शरीफ साहब ने वो जो मकसूद चपड़ासी और दूसरों के अकाउंट में 16-16 अरब जमा करवाया, उसमें से अपनी गैर सियासी बेगमात के नाम पर घर खरीदे। हम यहां तक बात करके यहां रुक जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में अपनी गैर सियासी जो बेगमात हैं उनको गाड़ियां और कुक तक भेजे हुए थे, सरकारी जो थे। हम यहां तक बात करके रुक जाते हैं। जो आपकी वो बेगमात हैं हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम, हम उनकी ज़ात पे बात नहीं कर रहे हैं। चोरी का अगर पैसा आपने वहां तक पहुंचाया तो उसकी बात करते हैं, अगर आपने कोई घर उनको खरीद के दिया तो उस घर तक की बात करते हैं, अगर आपने उन टीटी के पैसों में से निकाल के कोई काम किया तो उसकी बात करते हैं, कोई सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए तो उसकी बात करते हैं। तीसरी बात, बार बार ये कहा गया कि वहां जादू टोना होता है। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ तरह के लोग हैं। कुछ लोग कब्रों पे जाने को बहुत नापसंदीदा कहते हैं, कुछ लोगों के यहाँ ये सवाब की बात है। कुछ लोग बुजुर्गान दीन के साथ बहुत अकीदत करते हैं, कुछ इसको बिद्दत कहते हैं। कोई नज़र न्याज करता है तो अपने लिए उसे मुश्किल कुशाई कहते हैं, कोई उसे कहते हैं ये बिद्दत है। हम तमाम लोग ऐसी बातों पे एक दूसरे के बात नहीं करते क्योंकि इससे मजहबी हमांगी और लोगों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंच सकती है। एक जो सिलसिला है पाकिस्तान के अंदर, बुजुर्गान दीन से अकीदत करने वाला, दम दरूद पर यकीन रखने वाला, तावीज़ पर यकीन रखने वाला, कुरानी आयात के नुस्खे लेके उस पर यकीन रखने वाला, उसके थ्रू अपनी बीमारी का इलाज करने वाला, वो एक बड़ी तादाद में पाकिस्तानी हैं। आप उनके एतकाद को, उनकी इस बात को जादू टोना मंतर इस तरह के अल्फाज देके आपको तौहीन करने का कोई हक नहीं है। आप बार बार किसी के मजहबी अकायद को बीच में लाके उसको गलत नाम देके, गलत रंग देके आप बार बार ये हरकतें करते हैं, ये मुनासिब नहीं है। उसके बाद ये कहा गया कि वहां पर अभी शहबाज शरीफ साहब ने कहा, मकसूद चपड़ासी वाले शहबाज शरीफ ने, कि वहां पर मनों के हिसाब से गोश्त जो है वो जलाया जाता है। तो इससे ज्यादा बेशर्मी की क्या बात होगी जो शहबाज शरीफ साहब ने की। आप चीफ मिनिस्टर रहे हुए हैं, आप पार्लियामेंट के अंदर हिज़्ब इख्तलाफ के कायद हैं, आपके पास और कोई बात नहीं है इमरान खान के बारे में करने को। शहबाज गिल साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, मरियम साहिबा ने जो कुछ जलसों में कल भी और उससे पहले भी जो कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं, जो कुछ बात की थी उसके हवाले से वो बात कर रहे थे। हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे परवेज़ इलाही साहब के किरदार के हवाले से। बैरिस्टर एहतशाम भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम एहतशाम।
वालेकुम अस्सलाम किरण। सर अब यहीं से आपसे ही शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये बता दीजिए, परवेज इलाही साहब ने अपने किरदार को, मुस्लिम लीग काफ के किरदार को एकदम क्यों मुतनाज़े बना दिया? देखिए, अगर आप, मैं समझता हूँ कि किरण, मुतनाज़ा तो हमेशा से ही परवेज़ इलाही साहब रहे हैं। आपको याद होगा जब मुशर्रफ साहब के दौर में वो चीफ मिनिस्टर थे और मुशर्रफ साहब के वर्दी में दोबारा इलेक्ट होने की बात आई थी, तो उन्होंने कहा था पता नहीं 10 दफ़ा या 100 दफ़ा हम जो हैं वो अपना इनको दोबारा वर्दी में इलेक्ट करेंगे। और उसके अलावा पिछली भी हिस्ट्री देख ले, परवेज़ इलाही साहब नवाज शरीफ साहब के साथ भी रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब मुशर्रफ साहब के साथ भी रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब का जिक्र बीबी के ख़त में होने के बावजूद वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं और फिर वो इमरान खान साहब के स्पीकर भी रहे हैं पंजाब के। और अभी जो उनकी ख्वाहिश है दोबारा पंजाब की वजारत आला पर विराजमान होने की, दैट इज़ द मेन फोकस। हम इतने दिनों से यहाँ पर जो बात कर रहे हैं सारे, वो यही बात कर रहे हैं ना कि देखें क्या बनता है और वो किन, उसमें आपको कहीं पे कोई असूल, कोई नज़रिया, कोई रेपुटेशन के हवाले से किसी किस्म का कोई कंसर्न नज़र आता है? ऑल द पॉलिटिशियंस दे केयर राइट नाउ फॉर इज़ के किस तरह किसको ज़्यादा बड़ा हिस्सा मिल जाए सियासत में या इक़्तिदार में। तो परवेज़ इलाही साहब को अगर अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑफर ज़्यादा बड़ी लगी है, ज़्यादा प्रैक्टिबल लगी है, ज़्यादा डूएबल लगी है, तो फौरी तौर पे उन्होंने वहाँ पर हाँ कर दी है। बावजूद इसके कि जरदारी साहब का बयान तो सामने आ चुका, उन्होंने कहा कि रात को हमारे साथ बैठे हुए थे, सुबह हमें ये खबर पता लगी। लेकिन जरदारी साहब भी आपको इतने कोई हर्ट नज़र नहीं आए। उसकी वजह यह है कि जरदारी साहब इस गेम के सबसे बड़े प्लेयर हैं और उनसे जब रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि डबल गेम हो रही है, बात की है जी, उसको भी मैंने डिस्कस करना है आगे, लेकिन क्योंकि अभी जरा हम परवेज इलाही साहब को डिस्कस करें। मलिक साहब, ये हुकूमती ताउन के बावजूद भी, हुकूमत की हिमायत के बावजूद भी परवेज इलाही साहब का वज़ीर आला बनना आपको इतना आसान लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर अगर पंजाब में देखें तो अलीम खान ग्रुप के हवाले से कहा जा रहा है कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। फिर राना सनाउल्लाह की आज गुफ्तगू सुने, वो ये कह रहे हैं कि हम अपना एक मुश्तरका ऑपोजिशन का उम्मीदवार भी लेकर आएंगे। वज़ीर आज़म का मंडे तक गेम ओवर भी हो रहा है। तो सर, आपको ये परवेज इलाही साहब ने एक ऑफर कबूल कर तो ली है कि उनको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी, लेकिन इतना आसान भी है उस नशस्त पे आ जाना? तो पहले तो चौधरी बरादरान बड़े रख रखाव वाले हैं। उन्होंने सियासी तौर पर चौधरी शुजात का एक पाकिस्तानी सियासत में किरदार ये रहा है कि वो मिल मिला के रोले लड़ाई के बगैर चीज़ें रास्ता निकालने वाले हैं। उस फैमिली की यही रवायत रही है। ये वाला एपिसोड थोड़ा सा अनयूजुअल हुआ है क्योंकि अपोजिशन के साथ इंगेज किया। पहले नून लीग पीछे हट रही थी, लेकिन अल्टीमेटली इनका एग्रीमेंट हो गया वज़ारत आला के ऊपर। और वज़ारत आला के ऊपर एक रात पहले एग्रीमेंट करके मुबारकें दे के गले मिल के जप्पियाँ शप्पियाँ डाल के वापस आए। और अगले दिन प्रॉबेबली मुन्नस को और परवेज़ को ये लगा कि पीटीआई के पास पंजाब में वो लीडरशिप नहीं है और अगर काफ लीग का वहाँ वज़ीर आला आ जाए तो इनको अपनी पार्टी को एक्सपेंड करने की ज़्यादा गुंजाइश मिलेगी। ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। इनिशियली आई थिंक चौधरी शुजात ऑन बोर्ड नहीं थे, लेकिन उनकी फैमिली में एक है ट्रेडिशन है कि वो लड़ाइयाँ आपस में नहीं डालते, उन्होंने रास्ता बना लिया। तो मैं उनकी तो यहाँ तक क्लोज़ करते हैं। पंजाब में जितनी ग्रुपिंग है वहाँ किसी का रास्ता आसान नहीं है। वहाँ तरीन और अलीम दोनों के पास बड़ी पावर है पंजाब में। दोनों को अगर मिला लें तो कमो बेश कोई 38 या 37 MPs हैं जो इनके दोनों के पास हैं। तरीन ग्रुप के, अभी मैं ब्रेक में नीचे उठ के गया था तो उनसे पूछा कि आपका एग्रीमेंट फ़ाइनल हो गया, तो आई थॉट कि वो कहेंगे आगे से कि हाँ हो गई, हमारी बात फ़ाइनल हो गई है। जो बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर कट जवाब था कि कौन सा एग्रीमेंट। मैंने कहा काफ लीग से, परवेज़ इलाही को वज़ीर आला नहीं बना रहे। नहीं, हमने अभी ऐसा एग्रीमेंट तो कोई नहीं किया। खटक साहब ने कॉल की थी उनको, परवेज़ खटक ने, और उन्होंने कहा था कि बुज़दार को हटा दें, यही आपका मुतालबा है तो फिर आपकी रजामंदी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा था रजामंदी हो जाएगी। उन्होंने बुज़दार को हटा के कहा कि वज़ीर आला परवेज़ इलाही को लगा दें, आपको इतराज़ तो नहीं है? उन्होंने कहा नहीं है। अब उन्होंने जहांगीर तरीन से, अभी जिस तरह MQM वाले हमें गोल दायरों में घुमा रहे हैं ना, मशावरती इजलास हो रहा है, वो भी कह रहे हैं मशावरत अभी होनी है, जहांगीर तरीन अल्टीमेटली डिसाइड करेंगे। 22 सीटें उनके पास हैं और 15 सीटें या 16 सीटें अलीम खान के पास हैं। तो अभी आई थिंक पंजाब इज़ ओपन, फाइनल नहीं है जी। और सर फिर यहाँ पर एक कानूनी नुक्ता भी आ जाता है जी। सर आप कंप्लीट। हाँ, मैं इसमें मलिक साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, पंजाब है या मरकज़ है जी, दोनों में ये चीज़ बहुत मैटर करेगी कि रेफरेंस में जो चीज़ वो लेके गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें क्या वो ताहयात नाअहली वाला मामला करवाने में कामयाब हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट से,
कोई ऐसा वाजे, बहुत वाजे कोई उनकी ओपिनियन जिसको कि वो फौरी तौर पे कानून का रंग दे के नाफिज कर सके। जब तक वो नहीं है उस वक्त तक का जो है वो ये मामला, उनका जो नाराज लोग हैं जो इनहराफ करेंगे उनका वो ओपन रहता है। अब इसमें जो मुझे समझ आती है कि परवेज इलाही साहब जो हैं उनको जो गिनती नजर आती है वो ये है कि अगर वो 10 मेंबर्स अपने लेके अपोजिशन की तरफ भी जाते हैं और डिफेक्शन की इजाजत नहीं होती, जिसकी जद में तरीन ग्रुप भी आता है और नीम खान ग्रुप भी आता है और ना ताहयात ना अली वाला मामला जो है उनके सर के ऊपर नहीं आता, फिर उस सूरत में फिर तो 3 मेंबर जो हैं वो ज्यादा हैं उसके, और फिर 7 अगर वो 6 बागी हैं उनको हम इसलिए निकाल देते हैं कि उनके ऊपर भी फिर वो ताहयात नायली वाला मामला तो उनका भी आएगा। तो शायद उनको ये लगा है कि यहाँ पे इजी है और वहाँ पे जाना जो है वो मुश्किल है गिनती में शायद उनको। और सर फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, अभी तक मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट नहीं है, लेकिन कल मियाँ साहब ने हमारी ट्रांसमिशन में कहा था, मियाँ जावेद लतीफ साहब ने, अलीम खान भी हमारे कैंडिडेट हो सकते हैं वजीर आला के, तो कानून क्या कहता है इस पर? अब आप और एहतशाम जरा दस्तूर के सफ़े पलटें, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आ रही हूँ, फिर इस पर बात करते हैं।